हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास टुडे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। इसे वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आनुवंशिकता का अर्थ क्या है? आनुवंशिकता का अर्थ ये है जैसे माता पिता से जो गुण या विशेषता जो बच्चों में आती है ना, तो वो स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है माता पिता से गुणों को माता पिता से बच्चों में संतानों में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुण और विशेषताएं माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती हैं, ठीक है। कैसे होता है? तो जो लैंगिक कोशिका होती है, सेक्स सेल्स जैसे गैमेट्स युग्मक जो होते हैं जैसे ओवम और स्पर्म यानी कि अंडाणु और शुक्राणु, उनमें जो है ना ये जानकारी होती है। जब वो मिलके नया संतान बनाते हैं तो उनमें जो है वो गुण चले जाते हैं। तो एक तरीके से ये युग्मक होते हैं अंडाणु और शुक्राणु, है ना, लैंगिक कोशिकाएं, ये जो है ये एक कड़ी का काम करती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच में, ठीक है, गुणों को स्थानांतरित करने में। तो आनुवंशिक जानकारी माता पिता की लैंगिक कोशिकाओं युग्मकों में मौजूद होती है। इस प्रकार युग्मक एक पीढ़ी और अगली पीढ़ी के बीच की कड़ी का निर्माण करते हैं और पैतृक यानी पिता के और मातृ यानी माता के गुणों या विशेषताओं को संतानों में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। किसी प्रजाति के व्यक्तियों के बीच गुणों या लक्षणों में अंतर को भिन्नता कहते हैं। ये भिन्नता जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसी भी प्रजाति के, ठीक है ना, व्यक्तियों के बीच में कुछ गुणों में भिन्नता हो सकती है, ठीक है। वो कैसे होती है कि गुण ट्रांसफ़र जो होता है तो वो क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, प्रतिलिपि बनती है जो आगे स्थानांतरित होता है। तो डीएनए का जो कॉपी होता है प्रतिलिपि बनाने में कुछ हो सके चेंजेज आ जाए, ठीक है, उससे भिन्नता हो जाएगी, राइट। और धीरे धीरे वो कई पीढ़ियों के बाद में भिन्नता काफ़ी विशेष रूप से दिखने लगेगी। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण में अंतर के कारण प्रजनन के दौरान विविधताएँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में विविधताएं सीमित होती हैं। लैंगिक प्रजनन में दो जनक से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री के मिश्रण के कारण अधिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं। जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें एक माता एक पिता, एक इसका गेमेट्स है इसका गेमेट्स, अंडाणु शुक्राणु आके मिल रहे हैं, तो उनके मिश्रण में वो भिन्नता आने के चांस ज़्यादा है। अलैंगिक वाले में जैसे अब टूट के फिजन से वो टूट के विखंडन से बन गया, राइट, बडिंग हो गई, कली निकला टूट के अलग हो गया, तो उसमें कम है क्योंकि वो तो आइडेंटिकल बनते हैं, है ना। और लैंगिक प्रजनन में क्या है कि दो माता और पिता के अलग अलग जो है गुण मिश्रण हो रहा है, तो उससे क्या हो है कि इसमें भिन्नता आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब से कान किसी का एक ये लटका हुआ किसी का अटैच होता है ना, मुक्त कर्णपाली और संलग्न कर्णपाली भिन्नता के उदाहरण है। ये जो ये लोब लटका रहता है ये क्या है, मुक्त कर्णपाली है, और ये अटैच होता है, इसको संलग्न कर्णपाली बोलते हैं, राइट। चलिए, भिन्नता का महत्व तभी पता चलता है जब वो कई पीढ़ियों तक संतानों को विरासत में मिलती रहे, ठीक है। हेरिडिटी इनहेरिटेंस होता है ना, विरासत वाला भी इनहेरिट करते हैं हम उसको, राइट, कुछ गुणों को, प्रॉपर्टीज को। तो ये इसका महत्व तभी पता चलता है जब कई पीढ़ियों तक जो है ना ये उनको विरासत में मिलता रहे। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया होते हैं, क्या है, उष्मा प्रतिरोधी बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया की प्रजाति है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है प्रतिरोध कर सकती है टेम्परेचर को। अब उस प्रजाति में कुछ ऐसे अगले पीढ़ी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया निकले जो पता चले 50 के 60 डिग्री तक जो है वो प्रतिरोध कर पा रहे हैं। फिर ऐसे ही कुछ जनरेशन में बढ़ता गया, कुछ में, सब में नहीं, पूरे प्रजाति नहीं, प्रजाति के कुछ सदस्यों में पता चला कि वो 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री तक पहुंच गया कई पीढ़ियों के बाद में धीरे धीरे। अब देखिए 50 डिग्री और 100 डिग्री, पता चला उसको उबाल भी दीजिए तो भी वो प्रतिरोध कर दे रहा है, जिंदा रह जाएगा, है ना। तो ये कई पीढ़ियों के बाद उसका महत्व जो है समझ आता है। विविधताएं प्रजातियों को पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल होने और उनसे बचने में मदद करती हैं। अब जैसे ये उष्मा प्रतिरोधी, अब उष्मा प्रतिरोध उसने डेवलप कर लिया, अब हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है वो, तो ये उसकी मदद करता है ना। उदाहरण, उष्मा प्रतिरोधी बैक्टीरिया उच्च तापमान में जीवित रहते हैं, तो जो पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ, मान लीजिए 50 डिग्री था, अब वो 70 डिग्री तक या 40 डिग्री तक कोई है,
50 डिग्री तक उसने अगर अपने अंदर विकसित कर लिया प्रतिरोध, तो क्या होगा, 40 डिग्री से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा, गर्मी में 50 45 46 47 डिग्री पहुंच जा रहा है, तो जो 40 डिग्री तक ही प्रतिरोध क्षमता है जिसकी, वो तो मर जाएगा। लेकिन जो 50 डिग्री तक अगर अपने विकसित कर लिया तो जिंदा बच जाएगा। तो ऐसे पर्यावरणीय परिवर्तनों से बचने में, एडप्ट करने में, उनसे बचने में मदद करता है ये भिन्नता जो है। मेंडल का प्रयोग, आनुवंशिकी की नींव, जो मेंडल साहब हैं हमारे, ये साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया यूरोप में है, वहाँ के वैज्ञानिक थे। इन्होंने मटर के प्लांट पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद अपनी इन्होंने सिद्धांत दिए, जिस जो है आनुवंशिकी की नींव डला उससे। इनको जनक कहा जाता है आनुवंशिकी का, आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है इन्हें। मटर के पौधों, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, पायसम सैटिवम पर प्रयोग किया, ठीक है। लंबे छोटे पौधे, गोल झुर्रीदार बीज और सफ़ेद बैगनी फूल जैसी 7 विपरीत विशेषताओं का अध्ययन किया, ठीक है। कितने लक्षण उन्होंने लिए, 7। हर लक्षण के 2 सैंपल लिए, जैसे फूल का रंग जामुनी और सफ़ेद, यानी बैगनी और सफ़ेद, ये प्रबल है और ये लुप्त है। ये अभी हम पढ़ेंगे कि प्रबल डोमिनेंट किसे कहते हैं और लुप्त रिसेसिव किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे ही बीज के आकार में गोल जो है आपका प्रबल डोमिनेंट है और जो मुड़ा हुआ है वो आपका रिसेसिव है। बीज का रंग पीला जो है वो डोमिनेंट है, हरा जो है रिसेसिव है। तो ये देखिए, बीज का रंग में पीला जो है डोमिनेंट है और फल का जो रंग है वो हरा डोमिनेंट है, ठीक है। फल का आकार फूला हुआ है तो डोमिनेंट है, सिकुड़ा हुआ है तो रिसेसिव है। वैसे ही जो तने की लंबाई लंबा है तो डोमिनेंट है, मौना है, छोटा है तो रिसेसिव है। फूल की स्थिति एक्सियल है, तने पर है, यानी कि ऐसे है, इधर है, ऐसे, तो ये क्या है आपका डोमिनेंट है। और ऐसे है, ऊपर है, सिरे पे है, तो वो आपका रिसेसिव है। तो 7 गुण लिए थे, हर गुण के 2 सैंपल, 14 सैंपल लिए थे। की टर्म्स क्या क्या है, जो मुख्य जो टर्म है वो लक्षण, एक विशिष्ट विशेषता, जैसे ऊंचाई, रंग, इसको हम लक्षण बोल देते हैं, जो माता पिता से संतान में जाता है। अलग अलग लक्षण की, ऊंचाई कैसा है, रंग कैसा है, साइज कैसा, आकार कैसा है, राइट। जीन, डीएनए का एक भाग जो एक विशिष्ट प्रोटीन बनाकर किसी विशिष्ट लक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब ये देखिए, सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर आपका न्यूक्लियस केंद्रक है, केंद्रक में आपका एक क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं, उसके अंदर ये डीएनए होता है और डीएनए के एक भाग को हम जीन कहते हैं। ये जीन जो है ना, इसके अंदर वो आपका फॉर्मूला है जो प्रोटीन बनाएगा, इन्फॉर्मेशन है, और एक प्रोटीन किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे ऊंचाई, एक ऊंचाई के लिए एक जीन अलग होगा, उस जीन जो है के लिए प्रोटीन, उसके लिए एक प्रोटीन, और प्रोटीन के लिए एक जीन में इंफॉर्मेशन, सारी सूचना होगी। एलील या अलेल्स किसे कहते हैं, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विभिन्न रूप। जैसे अब ऊंचाई को कंट्रोल करने वाला कोई जीन होगा, राइट, तो कैपिटल टी है तो लंबा पौधा हो रहा है, स्मॉल टी है तो छोटा पौधा हो रहा है। तो दोनों तो ऊंचाई, उसके लंबाई को ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक से लंबा एक से छोटा हो रहा है। तो दोनों जीन क्या है, लंबाई को कंट्रोल करने वाले जीन है, लेकिन जिन के प्रकार अलग है ये उसके। तो ये कैपिटल टी या स्मॉल टी बोल दिया हमने, तो एक ही जीन के 2 अलेल हो गए कि लंबाई वाले को ही कंट्रोल करने वाले जीन है, लेकिन ये रहेगा तो लंबा रहेगा, ये रहेगा तो मौना हो जाएगा। लेकिन एक ही जीन के ये 2 एलील हो गए, राइट। चलिए, अब क्या प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, वही बोला ना, जैसे कि 2 अलेल है, टी है तो लंबा हो रहा है, और स्मॉल है, टी हो रहा है तो पौधा छोटा हो रहा है, ऐसे पौधा बड़ा हो रहा है, ठीक है, और ऐसे पौधा छोटा हो रहा है। जैसे टी दोनों है तो भी बड़ा हो रहा है, टी एक बड़ा एक छोटा है तो भी बड़ा हो रहा है, लेकिन जब दोनों टी है तब छोटा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक भी अगर बड़ा टी है, कैपिटल टी है, तो बड़ा हो रहा है, मतलब ये प्रबल है, डोमिनेंट कर रहा है, और ये लुप्त है, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। आगे पढ़ेंगे अभी हम, है ना। मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल लक्षण, यानी एक लक्षण लिया उन्होंने कोई, जैसे मान लो लंबाई को लिया, ठीक है, तो उन्होंने लंबाई जो लिया प्योर लिया पहले, शुद्ध। तो जो लंबा वाला है उसका अलेल क्या क्या है, कैपिटल टी,
एक स्मॉल है, उसका एलेल, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, ठीक है, अलग अलग है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको उन्होंने क्रॉस कराया तो क्या होगा, एक ये टी जाएगा, एक ये टी आएगा। लेकिन उन्होंने देखा ये भी लंबाई हो रहा है, तो ये ऐसे जितने उन्होंने हुए सारे लंबे हुए। तब तो ये ख्याल आएगा ना यार, एक छोटा भी था लेकिन सारे लंबे ही हो रहे हैं, छोटा क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने अब क्या किया, अब ये जो आए थे हेटेरोजाइगोस बोलते हैं इनको, ये जब एक तरह का है तो होमोजाइगोस अलग यानी समयुग्मक, और ये विषमयुग्मक है ना, तो ये हेटेरोजाइगोस है। तो ये अब ऐसे वाले को यानी कि इनको क्रॉस करने से ये जो बना प्रथम पीढ़ी में, अब इनको उन्होंने आपस में करा है सेल्फ, ठीक है। तो अगली बार उन्होंने क्या देखा कि 3 बड़े हुए, एक छोटा हो गया, यानी कि इस बार छोटा हुआ, दूसरे पीढ़ी में जाके छोटा दिखा। इसका मतलब छोटा वाला गुण तो था, छुपा हुआ था, है ना। तो पहले वाले में ये टी कैपिटल, ये स्मॉल टी, तो इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल आ गया, कैपिटल एक स्मॉल आ गया। अब इसको हम करा रहे हैं, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये और टी मिलके क्या बन जाएगा, टी, ऐसे कर लीजिए, टी, ये और ये टी मिलके क्या बन जाएगा, सॉरी ये टी दोनों कैपिटल होगा ना, ये कैपिटल टी मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलके यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी मिलके स्मॉल टी, यानी कि ये बड़ा होगा, ये भी बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, यानी एक भी कैपिटल टी हो रहा है तो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है, यानी ये प्रबल है, ये लुप्त है, राइट। जब दोनों ये रहेगा तभी जाके ये जाहिर हो रहा है, राइट। तो अब इसका 2 होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप है कि उसका देखने में बाहरी लक्षण कैसा है, तो 3 लंबे हैं, एक छोटा है, यानी 3:1 में है फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप क्या है कि उनका जीन कैसा है, तो जीन कैसा है, एक तो कैपिटल टी है, एक, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी 2, फिर स्मॉल टी 1। तो ये जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 हो गया। लेकिन फिनोटाइप 3:1, यानी 3 बड़े एक छोटा। ये मोनोहाइब्रिड में सेकंड है, F2 में, उसी को यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। टी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिलके कैपिटल टी, सारे ही कैपिटल टी स्मॉल टी थे लेकिन सारे बड़े थे, ठीक है। ये F1 जनरेशन है, ये पेरेंट्स हैं। अब हेटेरोजाइगोस बोला ना, ये जब अलग अलग अलेल हो तो हेटेरोजाइगोस बोलते हैं, विषम युग्मक, और जब एक जैसा हो तो समयुग्मक यानी होमोजाइगोस। अब इसको लेके वही जो अभी मैंने बनाया, ऐसा बना। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि जो टॉल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। माता पिता लिया आपने टॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको आपने क्रॉस कराया। ये तो अभी सैंपल लिया है। अगले पीढ़ी में क्या हुआ, सारे लंबे हो गए, सब में एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, सभी टॉल है, 100% टॉल हो गया। उसके जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया आपने दूसरी पीढ़ी में, तो क्या हुआ, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो क्या बना, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि टॉल भी मिलेगा और शॉर्ट भी मिलेगा। तो टॉल कितने हैं, 3, स्मॉल शॉर्ट। और ये जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। तो जीनोटाइप जीन कैसा है, ठीक है, 1:2:1 के रेशियो में। और फिनोटाइप यानी देखने में वो कैसे हैं, देखने में तो लंबे ये छोटे होंगे, लंबे और छोटे। निष्कर्ष क्या है कि प्रत्येक गुण एक जोड़ी कारकों, उस टाइम के क्या ना, जीन की स्टडी नहीं हुई थी, जीन नहीं डिस्कवर किया गया था। तो इन्होंने इतना समझ गया कि कोई तो फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहा है, कि एक लंबा एक छोटा किया लेकिन लंबा हो रहा है, फिर अगली बार में एक छोटा भी आ जा रहा है, यानी कि कोई तो जो है ना फैक्टर है, और वो 2 है, जोड़े में है, जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसके गुण को। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गुण एक जोड़ी कारक, उसको उन्होंने कारक बोला, कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, जिन्हें अब हम जीन कहते हैं। तो एक कारक दूसरे को छिपा सकता है, तो बोले कि एक जोड़ी कारक है जो कंट्रोल कर रहा है, एक कारक दूसरे को डोमिनेट कर सकता है, उसको छुपा सकता है ना। एक प्रबल है दूसरे को दबा सकता है और वो जाहिर हो जा रहा है, जब वो नहीं रह रहा है तब दूसरा वाला जाहिर हो रहा है।
तो ये बोले वो है, तो वही इसी को जो है प्रभुत्व का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। मेंडल का प्रथम नियम प्रभुत्व का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मेंडल द्वारा द्विसंकर क्रॉस या दो लक्षण वाले, अब दो लक्षण वाला, पहले एक एकल लक्षण था, अब दो लक्षण लिया उन्होंने। इन्होंने क्या किया, जैसे येलो सीड उसको कैपिटल वाई बोल दिया, येलो है ना, येलो बोले तो पीला कलर का, फिर और दूसरा कलर क्या था, ग्रीन हरा। तो ये डोमिनेंट था कैपिटल वाई से, जो डोमिनेंट नहीं होता उसको स्मॉल लेटर से, हरा है लेकिन जी नहीं स्मॉल वाई दिखाएंगे। ठीक है, इसका ये एक जो है डोमिनेंट वाले का लेते हैं कैपिटल और उसी का उसका उल्टा ले लेंगे। दूसरा क्या है, राउंड है, तो कैपिटल आर राउंड है यानी कि गोल आकार का है वो, और दूसरा क्या है, रिंकल्ड है यानी सिकुड़ा हुआ है। तो इसको स्मॉल आर बोल देंगे। तो एक लिया उन्होंने कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी कि ये राउंड भी है, येलो भी है और राउंड भी है, पीला भी है और गोल भी है। दूसरा उन्होंने स्मॉल वाई स्मॉल आर लिया, दो लक्षण लिया इसमें, इसलिए दो पेयर ले रहा है ना। तो अब क्या है कि ये ग्रीन है और सिकुड़ा हुआ है। अब इसको उन्होंने क्रॉस कराया, तो जो प्रथम पीढ़ी में क्या दिखा कि सारे ही पीले कलर का और गोल दिखे, यानी कि मतलब पीला कलर और गोल जो डोमिनेंट है, राइट। F1 जनरेशन में सभी एक ही तरह के थे, ऑल सभी। अब इसको फिर उन्होंने सेल्फ कराया, तब इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये चार है ना, तो एक बार में तो ये बन सकता है वाई आर दोनों कैपिटल हो। दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि स्मॉल वाई कैपिटल आर, तीसरा बन सकता है कैपिटल वाई स्मॉल आर, चौथा बन सकता है कि दोनों स्मॉल हो, राइट। फिर वही चीज़ इधर लिया और सेल्फ कराया, तो वाई आर ये हो गया, स्मॉल वाई आर और कैपिटल वाई आर ये हो गया, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर ये हो गया, स्मॉल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर ये हो गया। ऐसे करके हमने देखा कि इस रेशियो में बन रहा है, जो पीला भी है और गोल भी है, येलो राउंड है वो 9 हो रहे हैं, जो ग्रीन है लेकिन राउंड है तो वो 3 हो रहे हैं, जो पीला है लेकिन सिकुड़ा हुआ है वो भी 3 हो रहे हैं, और जो पीला भी नहीं है राउंड भी नहीं है यानी कि वो ग्रीन है हरा है और सिकुड़ा हुआ 1 हो रहा है। तो ये फिनोटाइप रेशियो है, 9:3:3:1। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप मतलब देखने में कैसे, और द्वि लक्षण वाले की दूसरी पीढ़ी का फिनोटाइप लक्षण ये है। ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एकल लक्षण वाले में फिनोटाइप 3:1 था, इसमें 9:3:3:1 था। ठीक है, चलिए वही है। अब कोई और जैसे ले लिया, अभी क्या लिया था हमने, पीला और गोल, अब यहाँ पे लंबा ले लिया हमने, कोई लंबा है और गोल है, लंबा और गोल है और छोटा और झुर्रीदार है, बीच वाले पौधे यानी स्मॉल टी और स्मॉल आर, है ना। अब इसके बीच क्रॉस कराएंगे तो पहले बार में क्या होगा, पहले बार में तो सारे ही डोमिनेंट वाले आते हैं, तो लंबा और छोटा में डोमिनेंट लंबा है तो सभी लंबे होंगे, गोल और झुर्रीदार में डोमिनेंट गोल है तो सभी गोलीदार, यानी 100% टी और आर, टॉल और राउंड। F2 में क्या होगा, लंबा और गोल भी होगा, लंबा और झुर्रीदार भी होगा, छोटा और गोल भी होगा, छोटा और झुर्रीदार भी होगा, और अनुपात क्या होगा, दो लक्षण वाले का सेकंड जनरेशन में F2 में 9:3:3:1 वही मिलेगा। निष्कर्ष, लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं, इसे स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहते हैं। ये मेंडल का दूसरा लॉ है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से मिलने का क्या मतलब है कि अगर ये वाई कैपिटल आर था, कैपिटल वाई कैपिटल आर अगर एक साथ होता तो जहां भी कैपिटल वाई होता है कैपिटल आर होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी है। इसका मतलब क्या है, वो स्वतंत्र रूप से वाई अलग और आर अलग से विरासत में मिल रहा है, राइट। एक साथ होता तब तो कैपिटल वाई कैपिटल आर होता, या स्मॉल वाई तो जहाँ होता वहाँ स्मॉल आर होता, लेकिन नहीं, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल आर भी है। इसका मतलब ये स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं। तो मेंडल ने दूसरा नियम दिया है कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, कि ये स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं। अब आइए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 3 है, प्रभावित
प्रभावितता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जिसमें कि एक डोमिनेंट करता है दूसरे पे। जब दो भिन्न लक्षण वाले जीवों का संकरण क्रॉस किया जाता है तो संतति ऑफ स्प्रिंग में केवल एक लक्षण प्रभावी डोमिनेंट ही प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण दबा हुआ रिसेसिव छिपा रहता है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यानी प्रभाविता का नियम या प्रभुत्व का नियम। स्वतंत्र संयोजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, अभी जो पढ़ा हमने, विभिन्न लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संतति में स्थानांतरित होते हैं। इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र संयोजन का नियम, ये दूसरा नियम है मेंडल का। तीसरा क्या, विभाजन किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग होना, पृथक्करण भी बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी लक्षण के लिए 2 एलील होते हैं, ठीक है ना, 2 एलील होते हैं जो युग्मक निर्माण गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी और ये है माता पिता में, अब इससे जो क्या होता है, गैमेट बनेगा तो एक आएगा कोई, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। वैसे ही माता पिता में जो है एक इधर था, इधर से भी कुछ आया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये आपस में मिलेंगे, या तो ये मिले या ये मिले या ये और ये मिले, राइट, फिर 2 हो जाएंगे। 2 एलील होता है ना बच्चे में, तो ये माता पिता में 2, माता में दोनों मिल जाए तब तक 4 हो जाएगा। तो पहले वो अलग होता है ना, फिर जब वो दोनों मिलते हैं तो फिर वापस 2 हो जाता है अगले संतान में। तो वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलना। लक्षणों की अभिव्यक्ति और लक्षण अभिव्यक्त कैसे होते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने की जानकारी डीएनए से प्राप्त होती है, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए में जीन होता है, उसके अंदर प्रोटीन बनाने की जानकारी होती है। प्रत्येक जीन एक प्रोटीन के लिए निर्देश, जरूरी नहीं कि एक प्रोटीन के लिए एक जीन हो, एक से ज़्यादा जीन भी एक लक्षण को कंट्रोल कर सकते हैं ना। हाँ, एक प्रोटीन के लिए एक जीन होगा, लेकिन लक्षण के लिए एक से ज़्यादा जीन हो सकते हैं। प्रत्येक जीन एक प्रोटीन के लिए निर्देश प्रदान करता है। प्रोटीन जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए लंबाई है, पौधे की लंबाई या पेड़ की, राइट, तो लंबाई हमने पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, राइट, कि हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, वृद्धि वाले हार्मोन जो वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और हार्मोन को रेगुलेट कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। एंजाइम क्या, प्रोटीन है। प्रोटीन की जानकारी जीन में होती है, यानी ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले एंजाइम जो है वो जीन, उसकी जानकारी जीन में है। तो हो सके अगर ज़्यादा एंजाइम पैदा हो जाए तो हार्मोन ज़्यादा, और पता चला कि वृद्धि ज़्यादा हो गई। एंजाइम कम हो गया तो हार्मोन पता चला कम प्रोड्यूस हुआ, हाइट कम रह गई। इस हिसाब से जीन जो है एक तरह से प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन जो है आपके लक्षण को कंट्रोल कर रहा है, तो जीन जो है उस लक्षण को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। तो वृद्धि के लिए एंजाइम को नियंत्रित करने वाली जीन ऊंचाई को प्रभावित करता है। यदि एंजाइम कुशल है तो लंबा पौधा होगा, अकुशल है तो छोटा पौधा होगा, राइट। चलिए, गुणसूत्र और जीन स्थानांतरण। डीएनए गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है। देखा था कि नहीं देखा था, हमने देखा था ना। हाँ, सेल है, सेल के अंदर केंद्रक जो है न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपकी ये क्रोमोसोम गुणसूत्र है और इसके अंदर डीएनए होता है, राइट। तो डीएनए गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं, प्रत्येक जनक से एक, राइट। गुणसूत्रों के 2 जोड़े में होता है ना। अच्छा, मनुष्य में भी 46 है, यानी 23 जोड़ा है ना, 46 होता है ना, तो 23 जोड़ा होता है, 2 होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणु और अंडाणु को गुणसूत्रों का एक सेट प्राप्त होता है। वही बताया ना, पता चला यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, दोनों मिल गए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, 2 ही रहना चाहिए ना। तो इसका मतलब प्रजनन से पहले क्या होगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा, फिर ये दोनों मिलेंगे, फिर इसमें 2 आ जाएगा। माता पिता उनका ये क्या है, युग्मक जो है, उसके फिर जब ये संतान हुआ तो फिर इसमें 2 हो गया, 2 ही होना चाहिए, तो वही बोल रहा है। तो निषेचन से, ये अब निषेचन हो रहा है ना, दोनों मिलकर निषेचन हो रहा है। निषेचन में संतानों, निषेचन से संतानों में गुणसूत्रों का पूरा सेट पुनर्स्थापित हो जाता है, फिर से 2 हो गए। जैसे माता पिता में 2 थे, बच्चे में भी 2 हो गया, तो पहले वो 1 होता है। किससे, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जनन कोशिकाओं या शुक्राणु अंडाणु को गुणसूत्रों का एक सेट प्राप्त होता है। 2 सेट होना चाहिए, 1 सेट होता है। मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक गुणसूत्र। ठीक है, उसको लैंगिक गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और बाकी 22 को क्या बोलते हैं, 1 से 22 तक को ऑटोसोम बोलते हैं। ठीक है, चलिए। सभी अंडों में यानी कि फीमेल में, मादा में एक्स गुणसूत्र होता है, और शुक्राणु यानी कि नर में या तो एक्स होगा या वाई होगा। तो जब एक्स मादा का और एक्स नर का मिलेगा तो लड़की होगा। मादा से तो एक्स ही मिलना है, नर से एक्स या वाई मिल सकता है। तो नर का जब एक्स होगा तो एक्स एक्स मिलके लड़की, जब नर का वाई होगा तो एक्स वाई मिलके लड़का होता है। देखिए, मादा से एक्स एक्स है तो अंडा में क्या जाएगा, एक्स और एक्स ही जाएगा। और नर में क्या, एक्स वाई है, तो शुक्राणु में क्या, या तो एक्स जाएगा या वाई जाएगा। तो जब एक्स आएगा तो लड़की होगी, जब वाई आएगा तो लड़का होगा। यानी लड़की या लड़का होने का चांस कितना है, 50% है, आधा आधा, या तो लड़की या लड़का 50% चांस है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, पिता पे। ठीक है, पुराने ज़माने में या अभी तक भी बहुत लोग क्या बोलते हैं, औरतों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से लड़का नहीं हो रहा है। लेकिन जब किस पे डिपेंड करता है, लिंग जो है वो पिता पे, क्योंकि एक्स वाई पिता में है, मादा में, माता में तो सिर्फ एक्स एक्स है। तो एक्स आएगा तो एक्स एक्स मिलके लड़की, और वाई आएगा तो एक्स वाई मिलके लड़का। तो वाई आ रहा है कि नहीं, तो पिता से वाई आना है ना। इस प्रकार बच्चों के लिंग के शुक्राणु द्वारा लिंग पिता के शुक्राणु द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है। अन्य प्रजातियों में लिंग निर्धारण, कुछ सरीसृप जो है ना उष्मा का तापमान लिंग निर्धारित करता है। उष्मा का तापमान कुछ में, जैसे कछुए हैं, अब वो जो है ना पता चला कि ज़्यादा टेम्परेचर है तो मादा होंगे, कम टेम्परेचर में अगर है तो नर होंगे। कुछ घोंगे जो है ना वो लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। वो क्या होता है, आनुवंशिक रूप से नहीं होता, वो पर्यावरण के उससे प्रभाव से होता है। जैसे इंसानों में नर पिता के डिसाइड करता है संतान का लिंग, तो पक्षी में क्या, मादा संतान का लिंग निर्धारित करती है। ठीक है, ये कुछ बीमारियां हैं लिंग से रिलेटेड, या जो है उस तरीके से जो है हेरिडिटी से, आपका आनुवंशिकता से रिलेटेड। हीमोफीलिया और रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों एक्स लिंक्ड बीमारी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये ज़्यादा कुछ कि हाँ रक्त का सही समय पे कुछ रंगों में भेद, ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि एक्स लिंक्ड कौन सा, हीमोफीलिया, रंग कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया रंग अंधता, या ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके अलावा क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ये ऑटोसोमल बताया ना, 23वां जो है आपका लैंगिक जो है गुणसूत्र होता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी के 22 ऑटोसोम होता है। तो उसमें जो है, और ये क्या, हंटिंगटन रोग, ये भी ऑटोसोमल है लेकिन ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो इनमें से क्या होता है कि जीन में म्यूटेशन हो जाता है, कुछ चेंज होता है, उसकी वजह से जो है ना ये बीमारी होती है। और डाउन सिंड्रोम, ये क्या है, ये पूरे के पूरे 23 में किसी में भी या तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए, 46 की जगह 47 हो जाए, किसी में पता चला 2 की जगह 3 हो, एक में जोड़ा में होता है ना, 2 की जगह 3 हो जाए तो, या 2 की जगह 1 ही रह जाए तो, या कुछ आकार चेंज हो जाए, वो है तो गुणसूत्र विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, तिरकता, 1 में 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं, आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं, डार्विन, मेंडल, ये भी पूछने वाली बात है, मेंडल चचा है अपने, राइट। मटर के पौधों में कौन सा गुण अप्रभावी है, यानी कि रिसेसिव होता है, सफ़ेद फूल रिसेसिव है। ठीक है, लंबा तना प्रभावी है, गोल बीज प्रभावी है, हरा फल प्रभावी है, बोला था ना, बीज में पीला फल में हरा प्रभावी है, तो ये सफ़ेद फूल। एक विकल्पी संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात होता है गुणसूत्रीय, राइट, 3:1। एक इसमें मोनोहाइब्रिड में, वही डाई हाइब्रिड होता तो 9:3:3:1 हो जाता ना। मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, XY। ठीक है, YYZZ तो होता ही नहीं, XX और XY होता है, तो XY। DNA का पूरा नाम क्या है,
डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, पहला ही सही है। विषम युग्मम लंबा, विषम कम होता है जब अलग अलग तरह का हो। लंबा मटर पौधे का जीनोटाइप क्या होगा? अच्छा, तो लंबा किस केस में होता है? या तो दोनों ऐसा हो या एक बड़ा एक छोटा हो। तो ये तो समयुग्मक है, विषम युग्मक यही है। ये हालांकि ये भी हो सकता है ना, लेकिन लिखते ऐसे हैं, पहले टी कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। विषम युग्मक लंबा मटर पौधे का जीनोटाइप वो है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गुण वंशानुगत है? बताइए। विषम युग्म लंबा मटर पौधे का जीनोटाइप। विषम युग्म लंबा, ये तो समयुग्म वाला लंबा हो गया, विषम युग्म वाला लंबा हो गया। ये तो आपका लंबा नहीं, छोटा हो जाएगा। ये लंबा होगा, लेकिन इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये सही है तरीका लिखने का, तो इसी को लगाइए। कौन सा गुण वंशानुगत है? कान छेदवाना नहीं, ये तो कोई ये नहीं कि पैदाइशी चीज़ है। वंशानुगत गुण कौन सा होता है? जो पैदाइशी होता है। त्वचा का रंग सिर्फ रहेगा तब तो ये हो सकता है वंशानुगत, लेकिन बता त्वचा का रंग काला पड़ने से धूप वूप में रह जाए तो वो नहीं होगा। आँखों का रंग, हाँ ये होता है, आँखों का रंग पैदाइशी होता है और ये वंशानुगत है। शरीर की मांसपेशियाँ, ये तो आप एक्सरसाइज करके खा पी के बढ़ा घटा सकते हैं। किसी परिवार में लड़की की जन्म की संभावना कितनी होती है? लड़की या लड़का, किसी की भी संभावना 50%। निम्न में से कौन सा समयुग्म अवस्था को दर्शाता है? समयुग्म एक जैसा, ये भी है और ये भी है, यानी कि दोनों ए और सी एक जैसा रहे, या तो दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल। जीन क्या होती है? आनुवंशिक इकाई है। मेंडल के पहले नियम का नाम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है। फेनोटाइप का अर्थ क्या है? फेनोटाइप व्यक्त लक्षण वाला। जीन की संरचना जीनोटाइप, और व्यक्त लक्षण जो दिखने में लक्षण छोटा है बड़ा है। अब ये टी है कि टी है, ये जीनोटाइप होगा। बड़ा है या छोटा है, ये फेनोटाइप है ना, व्यक्त लक्षण। रिसेसिव लुप्त लक्षण किसे कहते हैं? जो हमेशा व्यक्त हो, नहीं जो हमेशा व्यक्त हो तो प्रबल है, प्रभावी है। जो डोमिनेंट होता है, नहीं वो तो प्रबल है। जो छुपा रहता है, यस वो जो लुप्त या रिसेसिव है। मेंडल की डाईहाइब्रिड क्रॉस किस बात को दर्शाता है? जीनों का पृथक होना, जीनों का संयोजन, लक्षणों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। डाईहाइब्रिड जो है ना, जीनों का संयोजन नहीं, लक्षणों का मिश्रण नहीं, ये जीनों का पृथक होना, यानी इंडिपेंडेंटली जो है ना वो असॉर्ट होते हैं, राइट, स्थानांतरित होते हैं ना। तो जीनों का पृथक होना, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर जो है ना, जरूरी नहीं कि कैपिटल वाई है तो आर भी कैपिटल हो, छोटा कोई भी आ सकता है, दोनों जो है स्वतंत्र रूप से आते हैं। तो वही जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीनों का पृथक होना। मेंडल के दूसरे नियम का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का वन्य प्रयोग संक्षेप में समझाइए। अभी तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू हो गए। मेंडल का वन्य प्रयोग संक्षेप में समझाइए। मेंडल ने मटर के पौधों को 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने लंबा और बौना पौधा, गोल और झुर्रीदार बीज, पीला और हरा बीज आदि लक्षणों पर एक संकर और 2 संकर संकरण प्रयोग किए, यानी कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। पहली पीढ़ी में केवल प्रबल लक्षण प्रकट हुए। ये भी पूछ सकता है कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा लक्षण होता है? प्रबल, विलुप्त, दोनों, तो सिर्फ प्रबल वाला होता है। जबकि दूसरी पीढ़ी में लुप्त लक्षण वापस आए। उनके प्रयोगों से 3 नियम बने: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ठीक है, 3 है। मेंडल का वन्य प्रयोग मटर के पौधों पर किया गया था, जिसमें उन्होंने गुणों के वंशानुगत संचरण को समझा। उन्होंने पाया कि कुछ गुण प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव। उनके प्रयोगों से 3 नियम बने: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। वंशानुगत लक्षणों के प्रकार बताइए। वंशानुगत लक्षणों के मुख्य रूप से 2 होते हैं। प्रबल वंशानुगत लक्षणों के प्रकार मुख्य रूप से 2 होते हैं: प्रबल या डोमिनेंट लक्षण और लुप्त रिसेसिव लक्षण।
प्रबल लक्षण वो होता है जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है, जबकि लुप्त लक्षण वो होता है जो पहली पीढ़ी में छुप जाता है लेकिन अगली पीढ़ी में प्रकट होता है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं जब प्रबल वाला तो तब जब एक भी उसके एलील हो तो प्रकट हो जाएगा, लेकिन ये जो है रिसेसिव वाला जो लुप्त तभी है जब उसके दोनों जीन एक ही तरह का हो, यानी कि उसी प्रबल वाला ही हो, लुप्त वाला हो, तभी वो प्रकट होगा। फेनोटाइप या जीनोटाइप को उदाहरण दीजिए। फेनोटाइप वो लक्षण है जो हमें दिखता है, जैसे कि मटर के पौधे का पीला या हरा रंग। जीनोटाइप वो आनुवांशिक संयोजन है जो लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि वाई 2 प्रबल जीन, वाई 1 प्रबल 1 लुप्त जीन, राइट। तो जीनों का कॉम्बिनेशन जो है एलील्स जो है वो बेसिकली आपका जीनोटाइप है, और जो लक्षण दिखता है वो फिनोटाइप है। छोटा है या बड़ा है वो फिनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी वो आपका जीनोटाइप है। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस है ना, यानी कि विषम युग्म और समयुग्म वाला है ये। हेट्रोजाइगस वो होता है जिसमें 2 अलग अलग जीन एलील्स होते हैं, जैसे कैपिटल वाई या स्मॉल वाई। और होमोजाइगस वो होता है जिसमें 2 समान जीन होते हैं, या तो दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल। हेट्रोजाइगस में प्रबल और लुप्त लक्षण दोनों हो सकते हैं, जबकि होमोजाइगस में केवल प्रबल या केवल लुप्त लक्षण होंगे। दोनों कैपिटल है तो प्रबल, दोनों स्मॉल है तो लुप्त। उस वाले में दोनों हो सकता है ना, हेट्रो वाले में। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतानें अपने माता पिता या एक दूसरे के समान क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि कुछ भिन्नता आ जाती है, वेरिएशन होता है। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतान अपने माता पिता या एक दूसरे के समान नहीं होते, क्योंकि उन्हें माता और पिता दोनों से जीनों का एक अनूठा संयोजन विरासत में मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक विविधता होती है। ठीक है, अब जैसे वही है ना, वाई RR और वाई और RR था, तो ये थोड़ी था कि जब भी वाई होगा तो ये कैपिटल R ही आएगा उसके साथ। अब कुछ भी आ सकता है ना ये, ठीक है, तो अलग अलग आ सकता है। तो ये वाला कुछ और होगा, ये वाला कुछ और होगा, अगला कुछ और होगा, राइट। तो वो माता पिता से जो विरासत में मिलता है अनूठा संयोजन, उसके अकॉर्डिंग उनके लक्षण होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। मेंडल के सभी 3 नियम, प्रभुत्व का नियम, स्वतंत्र अपमिश्रण का नियम और पृथक्करण का नियम, तीनों हमने डिस्कस कर ही लिया है। कि प्रभुत्व का नियम 2 अलग अलग लक्षणों के बीच संकरण में संतान में केवल एक लक्षण प्रभावी अभिव्यक्त होता है, जबकि दूसरा अप्रभावी छिपा रहता है। स्वतंत्र अपमिश्रण का नियम, विभिन्न लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। पृथक्करण का नियम, प्रत्येक जीव में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 एलील होते हैं जो युग्मक निर्माण के दौरान पृथक हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए केवल एक एलील होता है, जो निषेचन के बाद फिर मिलके 2 हो जाते हैं। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे ये दर्शाया जा सके कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। द्विसंकर संकरण लेना, F2 पीढ़ी में प्राप्त फेनोटाइप अनुपात का उल्लेख कीजिए। मेंडल ने मटर के पौधों पर द्विसंकर संकरण किया और बीज के रंग पीला हरा और आकार गोल झुर्रीदार जैसे 2 विपरीत लक्षणों के युग्मों का चयन किया। उन्होंने गोल पीले बीजों और झुर्रीदार हरे बीजों वाले शुद्ध पौधों का संकरण किया, जिससे गोल पीले बीज वाले F1 पौधे उत्पन्न हुए। गोल और पीले थे सारे के सारे, F1 में तो सारे डोमिनेंट आएंगे हुए, क्योंकि ये लक्षण प्रबल होते हैं। जब F1 पौधों का स्वपरागन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन, तो F2 पीढ़ी ने 4 प्रकार के लक्षण प्रदर्शित किए। गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, जिनका लक्षण रूपी अनुपात फिनोटाइप 9:3:3:1 था। इस प्रयोग ने प्रदर्शित किया कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, जो मेंडल के स्वतंत्र अपघटन के नियम की पुष्टि करता है। यह संभव है कि कोई लक्षण वंशागत रूप से प्राप्त हो लेकिन अभिव्यक्त न हो। एक उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। बिल्कुल, यदि कोई लक्षण अप्रभावी है और प्रभावी एलील द्वारा छिपा हुआ है तो उसे वंशानुगत तो किया जा सकता है, लेकिन उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, है ना। उदाहरण के लिए मटर के पौधों में लंबा लक्षण बौने पर प्रभावी होता है, इसलिए टीटी जीनोटाइप वाला पौधा लंबा दिखाई देगा, लेकिन अप्रभावी बौना वंशानुगत होता है और अभिव्यक्त नहीं होता है। यानी कि ये छोटा बड़ा टी तो होता है लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं होता है।
वंशानुगत रूप से प्राप्त होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है। मटर के पौधों में लक्षणों की वंशागति पर मेंडल के प्रयोग की व्याख्या कीजिए, उनके निष्कर्ष क्या थे। मटर के पौधों में लक्षणों की वंशागति, ठीक है, पर मेंडल के प्रयोग की व्याख्या कीजिए, उनके निष्कर्ष क्या था। मेंडल ने मटर के पौधों पर विपरीत लक्षणों वाले पौधे जैसे लंबे और बौने, बीच, अच्छा, मेंडल ने मटर के पौधों पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों जैसे लंबे और बौने पौधों के बीच पर परागण करके प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रभावित प्रकट हुआ, जबकि दूसरा लक्षण प्रभावी F2 पीढ़ी में हुआ, 3:1 के अनुपात में पुनः प्रकट हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं? मोनोहाइब्रिड की, एकल लक्षण वाले की। उनके निष्कर्ष थे कि लक्षण पृथक इकाइयों जीन के रूप में विरासत में मिलते हैं और F1 पीढ़ी में प्रभाविकारी लक्षण अप्रभावी लक्षणों को छिपा देते हैं, ठीक है, इसको प्रभाव का नियम। और युग्मक निर्माण के दौरान जीन स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं, वियोजन का नियम और स्वतंत्र अपघटन का नियम, ठीक है। संतानों में लक्षण कैसे अभिव्यक्त होते हैं? मेंडल के नियम की सहायता से समझाइए। संतानों में लक्षण माता पिता से प्राप्त जीनों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। मेंडल के नियम के अनुसार प्रभाव का नियम, ठीक है, संकरों में प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षणों को ढक देते हैं। पृथक्करण का नियम, युग्मक निर्माण के दौरान जीन युग्म पृथक हो जाते हैं। स्वतंत्र अपमिश्रण का नियम, विभिन्न लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? एक आरेख द्वारा समझाइए और फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात बताइए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो जीवों के बीच एक आनुवंशिक क्रॉस है जो एक ही लक्षण पर केंद्रित होता है। मोनोहाइब्रिड जहाँ भी होगा एक लक्षण। उदाहरण के लिए लंबे यानी कैपिटल टी और बौने स्मॉल टी मटर के पौधों की का क्रॉसिंग। F1 पीढ़ी में सभी संतानें लंबी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होती हैं लेकिन सभी लंबी। F2 पीढ़ी में अब इनको आपस में हमने जो कराया सेल पॉलिनेशन, परारूपी अनुपात क्या हो गया? 3 लंबे 1 बौने, ठीक है, ये फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप अनुपात 1:2:3 यानी 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी। ये आप करके दिखा दीजिएगा, टी और टी टेबल बना करके। कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी इसमें आ जाएगा। इसके साथ ही आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें सारे टॉपिक हमने कवर के लिए ढेर सारे क्वेश्चन किए, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, ठीक है। इतना आपने कर लिया अपने से। एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बल्कि पूरा ही लेक्चर एक बार देख लीजिएगा फिर से, कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।